अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने करीबी दोस्त जहांगीर तरीन और उनके साथ खड़े 33 मेंबरान असम्बली को तहफुजात दूर कराने की यकीन दहानी कराई। साथ ही वजीर आजम ने नाराज मेंबरान से वक्त भी मांग लिया है। ये तहफुजात कब दूर होंगे, लहजों में नरमी कैसे आएगी, इसका जवाब ताहाल ना तो वजीर आजम ऑफिस से जारी हुआ और न ही नाराज अरकान ने इसकी कोई वजाहत की है। जहांगीर तरीन के हामी अरकान पार्लियामान ने रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज की सरबराही में वजीर आजम से मुलाकात की। उन्हें जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ हालिया दर्ज होने वाले मुकदमात और मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के बारे में अपने तहफुजात से आगाह भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा रियाज का कहना था कि वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है कि वो तफ्तीश के करेंगे ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। राजा रियाज वजीर आजम से मुलाकात के बाद क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूंगा। अब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने वाले अरकान पार्लियामान की तादाद 33 है, जिनमें कौमी असम्बली के 11 और पंजाब असम्बली के 22 अरकान शामिल हैं। पंजाब असम्बली के अरकान में 6 सूबाई वजीर और 1 मुशीर भी शामिल हैं। बज़ाहिर वज़ीर आज़म ने अपने नाराज दोस्तों से मामलात हल कराने के लिए वक्त मांगा है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन पर जारी तहकीकात पर किसी किस्म का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने वफ़द से कहा है कि मेरा हुकूमत में आने का मकसद निज़ाम इंसाफ कायम करना है। जहांगीर तरीन समेत कोई जिम्मेदार निकला कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना होगा। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन ग्रुप पर वाज़े कर दिया है कि सारी कार्रवाई बिला इम्तियाज़ होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर किसी का ख्याल है कि दबाव में आकर तहकीकात रोक दूंगा तो वो बड़ी गलती पर है। वज़ीर आज़म ने सेनेटर अली ज़फ़र को हम ख्याल ग्रुप के तहफ़ुज़ात सुनने के लिए नामज़द किया है और ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर अली ज़फ़र FIA मुकदमात का भी जायज़ा लेकर राय देंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र हम ख्याल ग्रुप के तहफ़ुज़ात सुनकर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे, लेकिन ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म ने सेनेटर अली ज़फ़र की नामज़दगी पर राजा रियाज का एतराज़ मुस्तरद कर दिया, क्योंकि राजा रियाज की तरफ से एतराज़ उठाया गया था कि शायद बैरिस्टर साहब थोड़े सुस्त हैं, उनको इसके लिए ना नामज़द किया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म ने उनके इन रिजर्वेशंस को भी रिजेक्ट किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप में बहुत से लोग बाद में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, ये जहन में रखें कि मैं सिर्फ वज़ीर आज़म रहने के लिए हक़ का साथ छोड़ दूं तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही इशारा गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में बगैर किसी का नाम लिए दिया था। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक भी आपके सामने रखता है। फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। शाह महमूद कुरैशी बड़े जज्बाती अंदाज में बता रहे थे कि अब तीतर बटेर नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म तो जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतालिबात तस्लीम करने से इनकारी हैं, लेकिन इस मुलाकात से कबल ही हुकूमत ने चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाले FIA लाहौर के सरबराह मोहम्मद रिजवान को तफ्तीश से हटा दिया है। सवाल यह है कि क्या नाराज मेंबरान के तबादले पर DG लाहौर, यानी वो जो अब कह रहे हैं DG लाहौर को हटाया गया है, क्या इस मुतालबे पर ही हटाया गया है या इस तहकीकात में शामिल दीगर अहम शख्सियात को भी बचाना मकसूद था। मोहम्मद रिजवान ने ना सिर्फ जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन पर मुकदमा दर्ज किया, बल्कि चीनी स्कैंडल में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ 5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के इल्जामात में FIR भी दर्ज की थी। DG FIA लाहौर मोहम्मद रिजवान ने जनूबी पंजाब से वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और उनके खानदान के अफराद की शुगर मिलों पर भी हाथ डाला था। मोहम्मद रिजवान की सरबराही में FIA के तफ्तीशकारों ने शुगर माफिया के जरिए गुज़श्ता 1 साल के दौरान कयास सराई पर मबनी कीमतों का तयन के जरिए तकरीबन 110 अरब डॉलर की गैर कानूनी कमाई का सुराग लगाया था। इंक्वायरी के मुताबिक सट्टा माफिया ने 1 साल के दौरान माफिया के एक्स मिल कीमत में 20 रुपए फी किलोग्राम फ्रॉड किया था और अब वो रमजान में 110 रुपए फी किलो तक ले जाने की साजिश कर रहे थे। अब DG FIA लाहौर को ओहदे से हटाने के बाद उंगलियां एक बार फिर वफाकी हुकूमत की जानिब उठ रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो खुद एहतसाब मुझसे और मेरे दोस्तों के नारे बुलंद करते थे, यकीनन कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं, सवाल तो उठेगा। सवाल तो यह भी है कि क्या वज़ीर आज़म अपने ही माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। जानिब साबिक DG FIA बशीर मेमन ने अपने हालिया इंटरव्यू में इंकशाफ किया है। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। आज़म साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर साहब, वो और शहजाद अकबर साहब मौजूद थे वहाँ पे। वो मुझे फिर ले गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में, तो बड़ी मुख्तसर सी वहाँ पे मुलाकात हुई और मुझे पता नहीं था बैकग्राउंड क्या है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर बशीर मत करना और ये वो, तो बड़े अच्छे और उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने बहुत हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया।
तो जी आप अच्छे अफसर हैं और बड़े प्रोफेशनल हैं और टीम को चला लेते हैं और जिस तरह भी होता है बड़े अच्छे केस बनाते हैं, इस केस में हिम्मत करना और ये करना। उधर मीटिंग कोई मेरे ख्याल में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चली होगी, 2 या 3 मिनट लगे होंगे। साबिक DGFI बशीर मेमन जो कुछ कह रहे हैं इसी मामले पर वो खुद कुछ ही देर में हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। DGFI को हटा दिया गया है, वजीर आजम जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतालबात तस्लीम करने से भी इनकारी है, मगर सवाल ये है कि हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है या PTI का मज़ाहमती बयानिया आखिरी सांसें ले रहा है। क्या जहांगीर तरीन ग्रुप अब ऑपोजिशन में बैठेगा? क्या वजीर आजम तरीन ग्रुप के मुतालबात पर शहजाद अकबर को हटा देंगे? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर साफ़ी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने मेरे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप को या जहांगीर तरीन साहब को NRO देने से इनकार कर दिया गया है? जिसकी बातें हो रही थी, एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद NRO मिल जाएगा, वजीर आजम तो कैटेगोरिकली कहा है कि तहकीकात होंगी। देखें, बहुत अहम सवाल है, इसके 2 जवाब हैं। एक तो ये कि अगर तो ये नूरा कुश्ती है सिर्फ क्रेडिबिलिटी लेने के लिए कि जनाब इस साहब तो देखें वो तो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, फिर तो बात अलग है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को इन 33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो पंजाब असम्बली के रुकन थे, चाहे वो MNS थे, डरना चाहिए उनको। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इज नॉट अंडर प्रेशर सर। मैं अर्ज़ करूँ, पहले मैं बता दूँ आपको, मेरी अर्ज़ सुन लें पहले। वो बहुत ही नाजुक कश्ती के ऊपर बैठे हुए समुंदर की यानी लहरों का मुकाबला कर रहे हैं और गुफ्तगू ऐसे कर रहे हैं जैसे उनसे ज़्यादा कंसोलिडेटेड पोजीशन में कोई नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा डेंजर जोन है जिसमें वो दाखिल हो गए हैं, क्योंकि जो कुछ दे के उनको भेजा है ना उन्होंने, जो ग्रुप के साथ गुफ्तगू हुई है, वो चाहे आप राजा रियाज साहब की गुफ्तगू सुन लें, चाहे हुकूमती हलकों की तरफ से जो कुछ कहा जाए, ना कुछ दिया है ना कुछ लिया है। जिस तरह खाली हाथ गए थे उसी तरह खाली हाथ पलट आए हैं। जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू में एक नया अल्फाज जो है कि मेरा ग्रुप, अब वो मेरा ग्रुप पर आ गए, साथी नहीं कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने जो ताना दिया है ना उनको कि आप तो बाद में तरीके इंसाफ में आए हैं, ये वही ग्रुप है कि अगर ये ना आते तो ना पंजाब में हुकूमत बनती ना सेंटर में बनती। कोई 2 राय नहीं है इसके बारे में। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं किसी को भी। तो आपको लगता है कि वजीर आजम के आज के सफेद इनकार के बाद ये जो प्रेशर ग्रुप था, बड़े दिनों से कह रहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के साथ इसलिए खड़े हुए कि वजीर आजम को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये ठीक तरीके से इंक्वायरी नहीं हो रही, आज के बाद ये प्रेशर ग्रुप किसी फॉरवर्ड ब्लॉक में बदल जाएगा या ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेगा? अगर आपको मैं मरियम नवाज का बयान याद कराऊं तो उन्होंने कहा कि इस ग्रुप के बहुत से लोग हमसे पहले ही राब्ते में हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रुप रिवोल्ट करता है और PTI से अलहदा हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेता है, तो ये दोनों हुकूमतें तो खान साहब की गई, उनकी वजारत उज़्मा मेरे हिसाब से अगर ये ग्रुप अलहदा होता है तो सिसक रही है, सिसकने के मोड में है वो। इतनी डेंजरस बात है ये। बट हैविंग सेड दैट, आप देखिए वजीर आजम एहतसाब के बयानी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, कैटेगोरिकली कह दिया कि कौन कहता है कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? 55 के करीब लोग जो नैबज़दा रेफरेंसेस और केसेस का शिकार हैं, वो उनकी छतरी के नीचे, उनमें से दर्जन भर जो है वजीर हैं। आप कमाल करते हैं, कैसे मान लिया आपने उनका बयान? इमरान खान साहब के आज के स्टेटमेंट की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस तो है बुखारी साहब। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस का जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी हुई है, इसलिए कि उन्होंने वन नाइट जैक की तरह से, जिस तरह से वो नैब के चेयरमैन हैं, वो एक तरफा एहतसाब हो रहा है। आज जब देखा उन्होंने कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर से मलबा हट रहा है, कि नया रेफरेंस रोक दिया। अगर अब उनको पता चलता है कि ये बंदा एक्टिव है तो उसको मियां जावेद लतीफ़ को पकड़ लिया है। ये एहतसाब हो रहा है। तो बुखारी साहब इमरान खान साहब को इस बात का इदराक नहीं है कि ये प्रेशर ग्रुप उनके लिए खतरा बन सकता है, भले पंजाब के अंदर हो या फिर सेंटर में? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो हम तक पहुंची, चाहे आप उसको परसेप्शन कह लीजिए, चाहे उसके इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं तो कन्विंस हूँ। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा हाथ इमरान खान साहब के साथ हुआ है वो कि जिनकी हमायत उनको हासिल थी, उन्होंने ये कह के कदम पीछे हटा लिया है कि जो भी अपने बोझ से गिरता है उसे हम नहीं बचा सकते। मैं बहुत मुख्तदिर शख्सियत को कोट कर रहा हूँ कि वो कहते हैं हमने नवाज शरीफ का भी साथ दिया था, वो भी अपने बोझ से गिरा है, और अगर कोई और अपने बोझ से गिरता है तो हमें इसकी आप तो फिर उस सफ़े की बात कर रहे हैं जो अभी आपने पहले भी प्रोग्राम में बात की थी कि उखड़ा उखड़ा दिखाई दे रहा है, आप उसी पेज की बात कर रहे हैं? आप पेज की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ किताब फट रही है। नहीं, देखिए जब पेज की ये सूरत हाल होती है तो दूसरी तरफ से जो ग्रुप खड़ा हुआ है उसको फिर ये कहने की जरूरत क्या है कि हम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है? अगर उन्हें इस बात का अंदाजा है तो उन्हें फौरी तौर पर रिफ्यूज कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं। अब आपको आज मैंने भी बहुत कोशिश की, कोई राब्ता के लिए आपको बंदा नहीं मिलेगा जहांगीर तरीन ग्रुप का। उन्होंने कहा हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है, खान साहब को जिद छोड़नी पड़ेगी।
खान साहब को इस ग्रुप को के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मैं जिम्मेदारी से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर अपनी सेंटर में और पंजाब में हुकूमतों से हाथ धो बैठे। अच्छा बुखारी साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, हमने राजा रियाज साहब से रब्ता किया, उनके साथ गुफ्तगू हुई, प्रोग्राम में आने का कहा, लेकिन उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन इस वक्त स्विच्ड ऑफ हैं, और कहा यह जा रहा है कि तरीन साहब ने ये मैसेज दिया है कि भाई कल का प्रेशर हम करने जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें रिवील करेंगे। तो आपको लगता है कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस ग्रुप की तरफ से, उसका मिजाज पहले से मुख्तलिफ होगा, यानी उसमें बताया जाएगा कि हम लकीर की किस तरफ खड़े हुए? जिस तरीके से मैंने आपको कोशिश की एक्सप्लेन करने की, अगर मेरा वो एक्सप्लेनेशन वैलिड है तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी वाकई बहुत सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन 3 बातें मुझे कहने की इजाज़त दीजिए मुख्तसरन। पहली बात तो एक, उनका मुतालबा ये था कि आप शहजाद अकबर को एहतसाब से हटा दें। जी, कोरा जवाब दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह के कि मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, वो ठीक काम कर रहे हैं। कैटेगोरिक आंसर है। दूसरा, उनका मुतालबा यह था कि जो केसेस वेसेस हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये पुराने केसेस हैं, इनको वापस लें। इमरान खान साहब ने कहा वो वापस नहीं ले सकता। तीसरी बात, जो पार्टी के अंदर पावर सेंटर्स हैं जिसकी एक नुमाइंदगी आपने देखा कितने भूंडे तरीके से ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है। वो जिस तरह हलक पाड़ पाड़ के बोल रहे थे, वो पता चल रहा था कि बहुत पुरानी नफरत है जहांगीर तरीन के खिलाफ उनके दिल में। तो ये आपस के अंदर के पावर बेसिस जो है और तरीन साहब का अलहदा होना जो है अल्टीमेटली खान साहब के लिए खतरा है। बुखारी साहब, इस वक्त साबिक DGFI के बशीर मेमन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आसा बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इंक्वायरी जब उस नहज पर पहुंच जाती है कि कुछ ना कुछ उसमें से निकलने के करीब होता है, तो उस वक्त इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज कर दिया जाता है। देखिए, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, FIA क्रेडिबल एजेंसी है। आपको लगता है कि पॉलिटिकली इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर इस रेजीम के अंदर, तो ये कितना मोहलिक होता है फिर उन तहकीकात के लिए जो हो रही होती? मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करने का अख्तियार तो होता है, लेकिन उसके लिए हालात और फिर इंक्वायरी का वो देखना पड़ता है कि है क्या, फिर इंटेंशंस। जाहिर है जब आप इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज करते हैं तो या तो कंप्लेनेंट के बोलने पे चेंज करते हैं या अक्यूज्ड के बोलने पे, तो उसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है जो कि इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को चेंज कर भी सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। दिस इज नॉट नथिंग। लेकिन ये देखा जाए कि क्यों हो रहा है और किस मरहले पे हो रहा है और कब हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और किस इंटेंशन के साथ हो रहा है। हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है कि कोई इंक्वायरी ऑफिसर ने कोई गलती की हो, कोई ऐसी नादानिस्ता कोई या दानिस्ता कोई गलती कर दी हो जिसको आप करेक्ट करवाना चाह रहे हो बाय चेंजिंग दी इन्वेस्टिगेशन। देखिए बशीर मेमन साहब, आपसे ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस करंट रिजीम को आप बेहतर तौर पे समझते हैं, आपने काम किया है, यहाँ पर आपकी स्टेटेड पोजीशन भी है कि किस तरह से प्रेशर आता है और क्या क्या कहा जाता है, किस किस के खिलाफ केसेस बनाने को कहा जाता है, आपकी ऑन रिकॉर्ड है वो तमाम तर बातें। तो इस पर्सपेक्टिव में आप क्या देखते हैं कि कौन कहता है, किसके कहने पे कहता है और उसकी इंटेंशन क्या होती है? मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर जनरल का ये अख्तियार है और जो कि डायरेक्टर जनरल को अख्तियार जो इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नियत और टाइम्स को देखना चाहिए। मैं आपको अगर खुल के बात करूँ तो जो अभी जो हुआ है, डायरेक्टर FIA पंजाब को हटा के और फिर किसी और को लगा दिया गया है इंक्वायरी पे, इसका मकसद है कि वो, मतलब या तो ये आपको बताना पड़ेगा, मतलब जाहिर है उसकी एक टीम है, वो काम कर रहे थे, गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, तो उस वक्त जो जब सुपरविजन हो रही थी तो इसका मतलब बेहतर नहीं थी, तो उनको सुपरवाइजर्स को भी थोड़ा सा, मतलब उनको भी लायबल है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क डाल देता है ये चीजें आपकी अचीवमेंट पे और आपकी इन्वेस्टिगेशन पे। पूरी एजेंसी लगी हुई थी, मेरे ख्याल में शुगर कमीशन वाली आप बात कर रही हैं। जी, मैं शुगर कमीशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। या तो इसका मकसद है कि वो गलत कर रहे थे, या तो वो ये कि उनको आप गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, दोनों में से एक चीज हो जाती है। तो फिर ये डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर एजेंसी खामखा में, और जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी रेपुटेशन बुरा असर पड़ता है कि यार ये देखो ना, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपको लगता है सर कि फिर तहकीकाती इदारे में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता है और जो कुछ होता है सियासी दबाव पर करना पड़ता है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रहा हूँ, मतलब DGFI भी रहा हूँ, SP भी रहा हूँ। जाहिर है SP और DIG और ये ASP सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन ही करा रहे होते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर लेना नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। इसलिए कि जो हमारी
FIA की इन्वेस्टिगेशन होती है, दैट इज डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंट्री होती है। और FIR तो कटती ही तब है जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरी हो और उसके ऊपर FIR कटती है। इससे पहले इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर एविडेंस नहीं होता तो इंक्वायरी ही बंद हो जाती है। FIR कट गई, इसका मतलब एविडेंस था नहीं। देखिए ना, आप पे प्रेशर आया बशीर मेमन साहब, आप पे प्रेशर आया, आपने प्रेशर नहीं लिया, आपने रद्द कर दिया, आपने कहा कि ये मैं नहीं करूंगा, तो उसके बाद आपको तब्दील कर दिया गया। तो प्रेशर आता है, जो प्रेशर नहीं लेता उसको तब्दील कर दिया जाता है। मैं ये कहता हूं कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स और ये प्रमोशंस और ये मतलब मैं समझता हूं कि इनसे हमें निकलना होगा। मैं अब ये नहीं कह रहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी मेरी खुली किताब है, पता कर ले किससे भी। हमारे पास बेहतरीन ऑफिसर्स मौजूद हैं, थे, बड़े ईमानदार और कभी भी प्रेशर में नहीं आते, जो जायज बात होती है वही करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन चीजों को वो करना चाहिए कि प्रेशर में आना चाहिए कि जी फलाने को छोड़ दो, फलाने को पकड़ लो। अगर ये बात है तो ये तो बिल्कुल हम वापस पत्थर के दौर में जाना चाह रहे हैं। पत्थर के दौर में जाना है तो फिर तो आपकी मर्जी है। जिस तरह ये हमारे इदारे ही हमें ले जाते हैं ना कि जी ये इसी तरह है ना कि मतलब किसी को पकड़ना है या किसी को छोड़ना है, वो किसी की भी मर्जी पे हो गया और वो जो उसको सूट करता है। नहीं, प्रोफेशनल काम, प्रोफेशनल। देखिए एविडेंस बहुत सारे, नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एविडेंस नहीं है तो पकड़ना नहीं है। मैं एक बात करूं, है एविडेंस तो पकड़ना नहीं है, तो आपकी फोर्स भी, उसका जो आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका भी मोरल बुलंद रहता है कि जी जायज काम करूंगा तो मुझे कोई वो नहीं करेगा, नाजायज करूंगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं, बचाएगा कोई। देखिए बहुत सारे सियासी लोगों की फहरिस्त आप मंजर आम पर लेकर आए कि जिनके खिलाफ केसेस बनाने का आपको कहा जा रहा था, आपने वो केसेस नहीं बनाए, आपको तब्दील कर दिया गया, लेकिन रजीम तो वही है। जो लोग आपको केसेस बनाने का कह रहे थे वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि अब ये उसी का तसलसल है, आपने तो नहीं किया लेकिन वो किसी ना किसी सूरत कराया जा रहा है। अब चूंकि मैं चूंकि अभी 2 साल हो गए हैं मुझे रिटायर हुए, मैं अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूँ और जाहिर है मतलब, लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूँ इन चीजों पे प्रेशर पे आने की जरूरत नहीं होती। फ्यूचरिस्टिक बंदे को सोचना पड़ता है, हालांकि अपना फ्यूचर नहीं सोचता, लेकिन ये एजेंसी का और जिस इदारे को बंदा कोई हेड कर रहा है या कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो यही सोचता कि नहीं, जो कानूनी काम करेगा तो सारी जिंदगी के लिए उसको कोई परेशानी नहीं है। ये हर एक का काम नहीं है कि उस प्रेशर को हैंडल कर सके। आपने हैंडल किया, बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है, आपको आज भी अप्रिशिएट किया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में मजीद किन लोगों के नाम अब आपकी नजर में सामने आएंगे जिनके बारे में आपको कहा जाता था और उनके खिलाफ भी केसेस बनाए जाएंगे? मेरे ख्याल में काफी सारों के खिलाफ तो बन भी गए, कई लोग तो जेल से होकर भी आ गए। मरीम नवाज साहब हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, मतलब हमजा शहबाज है, वो तो जेलों में भी रह के रहे ना। खुर्शीद शाह साहब है, अभी तक जेल में पड़े हुए। मतलब ये सारे के सारे मतलब केसेस को ऑन मेरिट अगर देखा जाएगा तो फिर खुद ब खुद दूध का दूध पानी पानी हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जाकर के उनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन यह कि मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक शिकायत की है इमरान खान साहब से और वो शहजाद अकबर साहब की है। आपको लगता है सर कि शहजाद अकबर साहब अनड्यू प्रेशर डालते हैं वाकई, और उनकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, अब ना सिर्फ FIA के अंदर बल्कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं वो भी यही शिकायत करते हैं कि मेरिट पर नहीं है। तो ये शिकायत उस ग्रुप की ठीक है जो इमरान खान साहब से की गई है? ये तो सारे जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं, सारे जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एवरीबडी नोज इट, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कोशिश करते हैं अपने तौर पे। हर इन्वेस्टिगेशन में वो इन द नेम ऑफ कि जी मैं एडवाइजर हूँ, लेकिन ये काम नहीं है उनका। काम जो है ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का है और उसकी एजेंसी का है, उसके DG का है और उसके डायरेक्टर का है। So then उसी ने काम किया। Why is he so indispensable? फिर जब इमरान खान साहब से उनको हटाने का या उनको डिस्टेंस करने का कहा जाता है तो खान साहब भी इनकार कर देते हैं। शहजाद अकबर साहब इतने इंडिस्पेंसिबल क्यों है फिर? ये मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इसका कोई बेहतर जवाब दे सकता हूँ। बात यह है कि मतलब प्रेशर मुझ पर भी किया होगा, मुझे भी कई बातें कही होगी, मैंने नहीं लिया होगा, मैंने नहीं किया होगा। तो ये तो जाहिर है उसका अपना एक, हर एक अपना एक एजेंडा हो सकता है। लेकिन हमारा तो एजेंडा तो सिर्फ लीगल एजेंडा है, जो आइन का एजेंडा है, जो कानून का एजेंडा है,
जो इन्फोर्समेंट का एजेंडा है, जो मेरे मुल्क का एजेंडा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब आपके वक्त के लिए। साबिक DGFI बशीर अहमद मेमन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि भारत में अमवात की वजूहात क्या है और कोरोना कितना खतरनाक है। भारत से सीनियर सहाफी रोहित शर्मा भी ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने मरीख पर ऑक्सीजन तैयार करने का कामयाब तजर्बा किया है। 20 अप्रैल को मरीख के माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके इसे ऑक्सीजन में तब्दील किया गया है। मार्श ऑक्सीजन नामी आले के जरिए यह कामयाब तजर्बा किया गया है। साइंसदानों के तजर्बे के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को अलग किया गया है और साइंसदानों ने पहले तजर्बे के जरिए इतनी मिकदार में ऑक्सीजन तैयार की है जिससे खलाबाज अपने स्पेस सूट में 10 मिनट तक सांस ले सकता है। साइंसदान इस तजर्बे को मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब कुर्रा अर्ज पर इंसानियत सांस लेने से कासिर है, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है, सांसें उखड़ रही हैं। 1.5 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत शहरियों को ऑक्सीजन मुहैया करने से कासिर दिखाई देता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मार्केट में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत हर रोज तेजी से बढ़ती चली जा रही है। भारत वो मुल्क बन चुका है जहां मुसलसल 6 रोज से कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3 लाख रोजाना से तजावुज कर रही है। जहां मुसलसल 6 रोज से 2700 से ज्यादा अफराद हलाक हो रहे हैं। जहां मुसलसल 6 रोज से अस्पतालों में गुल हो रही है। भारत के मजमूई हालात का जायजा लिया जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,23,144 अफराद के कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 2,771 अफराद इस जानलेवा वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। मुल्क में हलाक अफराद की मजमूई तादाद 1,97,894 हो गई है। भारत में फॉल केसेस की तादाद 30 लाख से तजावुज कर चुकी है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने इस वक्त तक 14 करोड़ 52 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई है। नई दिल्ली और दीगर रियासतों से आने वाली खबरें इंतहाई तकलीफदेह हैं। मीडिया और सोशल मीडिया सारिफीन जो तस्वीर देख रहे हैं वो इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस दस्तयाब नहीं है। अस्पतालों में मरीजों के लिए गुंजाइश कम पड़ गई है। आंखों से कोरोना वायरस किसी मसीहा की तलाश में अपनी आंखों से देख रहे हैं। फटी हुई आंखें हैं। जिंदगी मौत से ज्यादा अजियतनाक बन चुकी है, जबकि मौत के बाद आखिरी रसूमात की अदायगी भी एक बड़ा इम्तहान बन गई है। शमशान घाट के अंदर चिता जलाने को जगह मैसर नहीं है। पार्कों में आर्जी शमशान घाट बना दिए गए हैं और जिस तादाद में लाशें जलाने के लिए लाई जा रही हैं, अवाम में खौफ व हिरास फैल रहा है। मोदी हुकूमत पर आदादोशुमार छुपाने का इल्जाम भी है। इस वक्त भारत भर के अंदर क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। पैसा ले लो, ऑक्सीजन भी दे देना। सर एक बार चेक कर लो। बालाजी, तू हमारी आवाज सुन रहा है? इसी पर बात करेंगे। इस वक्त भारत से सीनियर सहाफी रोहित शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपके वक्त के लिए। जो भारत से मनाजिर हम देख रहे हैं वो बड़े तकलीफदेह मनाजिर हैं। शमशान घाट कम पड़ गए हैं और चिता जलाने के लिए, मैयतों को दफनाने के लिए पार्क्स के अंदर उनको न सिर्फ दफनाया जा रहा है बल्कि जलाया भी जा रहा है। तो बताइएगा कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी, क्या मोदी सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था? देखिए, अंदाजा तो कतई नहीं था, ये बात तो मैं मानूंगा। अंदाजा बिल्कुल नहीं था, और अंदाजा होता तो मोदी गवर्नमेंट इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। मोदी गवर्नमेंट ने पहले से ले लिया होगा। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर मैं बोलूं कि चल मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो स्टेट गवर्नमेंट्स, महाराष्ट्र इज कांग्रेस गवर्नमेंट, शिवसेना गवर्नमेंट, दिल्ली इज आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, यूपी इज अगेन, यूपी जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है। ये सारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इस सिचुएशन को एसेस करने में फेल हुई।
पिछली बार जो हमारी पीक थी उसमें 95,000 केसेस पर डे हमारे हाईएस्ट। अच्छा, मुझे बताएं, अगर ये रियलाइजेशन थी स्टेट को या मोदी गवर्नमेंट को, तो उसके बावजूद कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, जिस तरह इंतखाबी कैंपेन्स चल रही हैं, इसके बावजूद ये सब होना, आपको लगता है कि उसके पसे पर्दा मुहर्रकात ये भी हैं कि एहतियात नहीं बरती गई और गफलत हुई है मेला ऑर्गेनाइज करने में भी और पॉलिटिकल कैंपेन्स करने में भी? कुंभ मेला इतना बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि कुंभ मेला जब हम लोग 2 लाख पर डे केसेस पे पहुंच गए थे, तब कुंभ मेले में आपको केसेस पॉजिटिव मिले। तो कुंभ मेले की वी कैन नॉट ब्लेम कुंभ मेला इटसेल्फ। कुंभ मेला था, कुंभ मेले में बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकले, मैं उनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं फर्स्टली, ठीक है। लेकिन कुंभ मेले जब केसेस पॉजिटिव आने शुरू हुए, उससे पहले से हमारे पास 2 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। ये जो होली मनाई गई थी और होली से भी पहले लोगों ने ये सोच लिया था कि अब वैक्सीन आ गई और वैक्सीन आने के बाद अब कोरोना हमारा क्या कर लेगा, कोरोना खत्म। ये जो माइंडसेट आ गया, लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए, पार्टीज करनी शुरू कर दी, मोहल्लों में घूमना शुरू कर दिया, मार्केट्स में विदाउट मास्क घूमना शुरू कर दिया, हैंड सैनिटाइज करने बंद कर दिए, धोना, वो जो सारे के सारे प्रिकॉशंस थे वो लेने बंद कर दिए। उससे ये बहुत तेज फैला और इस बार का जो वो है स्ट्रेन है वो 50 टाइम्स मोर कम्युनिकेबल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो माइंडसेट है आम कॉमनर का, ये भी मरवा गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन इस वक्त लोगों को मैसर नहीं है, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन बेड्स मौजूद नहीं है, हमने सड़कों पर भी लोगों को सिसकता तड़पता देखा है, कुछ विजुअल्स हमारे पास ऐसे खौफनाक आ रहे हैं। ये बताइएगा कि ऑक्सीजन की अदम फराहमी की वजूहात क्या है, फिर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या काम किया जा रहा है? ऑक्सीजन की कमी नहीं है इंडिया में, ऑक्सीजन ज्यादा ही प्रोड्यूस हो रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो इंडस्ट्रियल जो जा रही थी उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बंद करने के बाद अब प्रॉब्लम कहां है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, ऑक्सीजन वैसे तो नहीं आ सकते ना, वो सिलेंडर में आएगी, सिलेंडर्स की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन के सप्लाई की प्रॉब्लम। ऑक्सीजन इन कंट्री में एक लोकेशन पे बनती है, दूसरे में जाती है, उसके लिए ट्रक जाएगा, लेके आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला दी पूरी मालगाड़ी के ऊपर, पूरे ट्रेन गुड्स ट्रेन के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का ट्रक भरा हुआ लगा दिया जाता है एंड वो ट्रेन फुल स्पीड पे भागती है और लोकेशन पे पहुंच जाती है। ये सब कुछ हम पाकिस्तानियों से कोई बहुत दूर नहीं हो रहा, बल्कि सरहद के उस पार हो रहा है। तो कुछ हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए भी कोई मैसेज आपका, क्योंकि आप तो वहां पर ये सारी क्रिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो इख्तिताम पर कोई पैगाम भी आपकी जानिब से? ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने ये बात कैटेगोरिकली बोल दी कि प्लाज्मा कोई इलाज नहीं है। पहली चीज, प्लाज्मा इलाज नहीं है, और अगर प्लाज्मा थोड़ा हेल्प भी करता है तो वो पहले 2 दिन में हेल्प करता है। जब तक आप प्लाज्मा अरेंज करते हैं तब तक तीसरा दिन आ चुका होता है, तो प्लाज्मा इज यूजलेस। शर्मा जी, आप प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, माजरत के मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन अब तो ऑक्सीजन भी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। देखिए, वो ब्लैक मार्केटिंग आज तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया है गवर्नमेंट पे कि आप वी गिव यू ऑल द पावर्स, जहां जहां पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन सप्लाई में ब्लैक हो रहा है, आप उसको फौरन अपने कमांड में ले लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन भी ब्लैक हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, पाकिस्तानी दोस्तों को बोलूंगा, भाइयों को बोलूंगा कि प्लाज्मा जो है वो कोई थेरेपी नहीं है। प्लाज्मा से बच के रहें। प्लाज्मा के नाम पे बहुत ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, इंडिया में भी चली और वो हो सकता है वो पाकिस्तान में भी चले। और दूसरी चीज, अपनी गवर्नमेंट को आप ये आइडिया जरूर दें कि पहले ही आपके जितने इंडोर स्टेडियम्स हैं उसमें कहीं से भी बेड लाके लगाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दें, हो सके वेंटिलेटर लगा दें, ताकि ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मर रहे हैं वो बच जाए। अगर आपने एक इंडोर स्टेडियम में 500 बेड लगाए और फिर आपने कुछ ऐसे 4 स्टेडियम लगा दिए तो आपके 2000 बेड तैयार होगा। और 2000 पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां पे इस समय कोरोना केसेस कम दिख रहे हैं, 2000 से ज्यादा बेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है 10,000 की भी पड़ जाए। तो ये 2-3 स्टेडियम में आपको एक शहर में बता रहा हूं, दूसरे शहर में दूसरा स्टेडियम होगा, तीसरे में तीसरा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो लाइफ बच जाएंगी जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही थी। और ऑक्सीजन फुल कैपेसिटी पे बनाने की जगह ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ा के, और ऑक्सीजन सिलेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑक्सीजन होती है हाथ में, आप ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचा नहीं पाते हैं क्योंकि सिलेंडर नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, और जैसे ही कमी होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो जो बिल्कुल ठीक ठाक आदमी है वो भी सोचता है कि कल मुझे जरूरत पड़ सकती है, वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में लाके रख देता है, बताता नहीं किसी को। अच्छा शर्मा जी, इख्तिताम पे वन लाइनर मैं चाहता हूं, इस ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर से बचने का भी कोई तरीका है?
देखिए नहीं, जो चीज हेल्थ के लिए जरूरी है वो जरूरी है सबसे। या तो फिर आप एक ही काम करें, अपने घर में बंद हो जाए, बाहर निकले ही ना, प्रिकॉशंस पूरे ले। बाहर निकले भी तो अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि आप घर के अंदर भी मास्क लगा के रहें और 2 मास्क जरूर लगाएं जब आप बाहर जाएं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मास्क जरूर 2 लगाएं, घर पहुंचते ही नहा लें और अपना सैनिटाइज जरूर करें। ये तो जरूरी है, ये अगर ये कर सकते हैं तो फिर नहीं होगा आपको। बिल्कुल ठीक, और इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा साहब आपके वक्त के लिए। भारत से रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त भारत का जो मंजरनामा दिखाई दे रहा है कोविड पर्सपेक्टिव वो बताने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान में भी कोरोना की सूरत भारत से मुख्तलिफ नहीं है। कोरोना वबा के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर शदीद दबाव है। पंजाब में गुजरांवाला में 81% और लाहौर में 69% मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 78% वायरस से बुरी तरह मुतासर जिला मर्दान में 73% मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत ने गुज़श्ता रोज बताया कि सूबे में इस वक्त मस्बत केसेस की शरह 8.4% है और वहाँ कोरोना के 3000 तकरीबन 460 फ़ाल मुतासरीन भी है। लेकिन शाम को वजीर मौसूफ अफ्तार पार्टी पर जा पहुंचे। निजी रेस्टोरेंट में SOPs की खूब खिलाफ वर्जी की गई। पार्टी की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई। सूबाई हुकूमत पर तनकीद हुई तो जिले इंतजामिया ने वजीर सेहत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अगर वो पिक्चर्स सामने रख सके प्रोड्यूसर साहब, जिसपे सूबाई वजीर जी ये इफ्तार पार्टी है, आप देखें कि ना मास्क पहन रखा है और किसी ने भी फेस पर मास्क नहीं पहना। ये खुद सूबाई वजीर सेहत है, इन्हें बखूबी इदराक है कि इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इसके बावजूद ना तो सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है और ना ही मास्क पहना गया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई वजीर शौकत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पॉजिटिविटी रेट शायद सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके पेश नज़र हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए गए और किन किन शहरों में इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है, क्रिटिकल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा तो मर्दान हेट है, इस तरह पेशावर है, कोहाट है, मुख्तलिफ एरियाज हैं, हमारे मलकन स्वात है। उसके लिए एक तो ये कोशिश की गई, जैसे मर्दान को तो फुली लॉकडाउन पे डाल दिया गया है क्योंकि वो 40% से ऊपर चला गया था। और जो बाकी एरियाज है वहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, जहाँ पे अगर किसी गली में कोई पॉजिटिव रेट वो पॉजिटिव आ गया है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी गली को महदूद कर दें ताकि बाकी लोग सफर ना हो। एक तो रमजान भी है, ऊपर से जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, मर्दान में इन्फेक्टिविटी रेट 40% होने का मतलब यह है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड और वो डेंजर में है। तो ऐसे में मतलब अगर आप लॉकडाउन भी कर दें तो उस स्प्रेड को रोकने के लिए सूबाई हुकूमत के पास क्या इकदाम है? और फिर ऑक्सीजन सप्लाई से मुतालिक जो है वो बहुत सारी शिकायत पंजाब में तो आ रही हैं। आपके पास इस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई से मुतालिक क्या सिचुएशन है सर? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो इसकी कोई शॉर्टेज नहीं आई है हमारे पास। उसकी मेन वजह शायद ये कि जो पहली लहर आई थी इसकी, और उससे हमने कुछ सबक सीख लिया था, उस पर हमने अपनी इस्तेदाद बढ़ाई थी अस्पतालों की, और उसके फायदा ये हुआ कि उस वक्त तो जाहिर है हम कोई भी तैयार नहीं था, दुनिया में कोई भी हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब अचानक आई तो इस वक्त हेल्थ सिस्टम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है शौकत यूसुफजई साहब? नहीं, प्रेशर का तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं है, प्रेशर तो बहुत है, लेकिन जो इस्तेदाद बढ़ाई गई थी पिछले साल उससे ये फायदा हुआ कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। यानी अभी भी जो अस्पतालों के अंदर सूरत-ए-हाल खराब है, और यहाँ तक कि जो बेड्स हमने मुख्तस किए थे उसमें 80% से ज्यादा इस्तेमाल हो गए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो सूरत-ए-हाल अल्लाह ने अभी तक पैदा नहीं की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने एक इफ्तार डिनर के अंदर शिरकत की और वहाँ पर खिलाफ कानून एक रेस्टोरेंट को खुलवाया भी गया, और फिर उसके बाद जिस तरह से इफ्तार डिनर हुआ, इसकी अपनी एक सिम्बॉलिक वैल्यू है। ये होना चाहिए था, ये गैर ज़रूरी नहीं है। और अगर कानून की धज्जियाँ खुद सूबाई वजीर सेहत उड़ाएंगे तो फिर आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट करता है? देखिए जी, ये तो अब बात ये है कि नहीं उड़ानी चाहिए धज्जियां, और धज्जियां उड़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है। असल मसला ये है कि वो थोड़ा सा मिस हैंडल भी हुआ और गलतफहमी भी हुई, क्योंकि उसको नहीं मालूम था। वो चूंकि जो बंदा है, जो होटल का मालिक है, वो इनका हल्के का वर्कर है, वो उन्होंने दावत दी थी कि जी आप आए, हम अफ्तारी के हमें टाइम दे। तो ये हमारे शुरू से ये रहा है, तो उसका ये ख्याल था कि 5-6 लोग होंगे। और वो तो उस जगह पे जब वो गया, खुद उसने सुबह में बताया कि जब मैं हैरान हुआ कि मैंने उनसे कहा कि यार ये आपने क्या किया,
लेकिन बहरहाल वो बुला चुके थे। अब जाहिर है यहाँ का जो माशरा है उसमें हम ये तो नहीं कह सकते। नहीं, देखिए आप रेस्टोरेंट मालिक जो है वो जानने वाले थे, जानने वाले होने की मुनासबत से वो रेस्टोरेंट खोला गया और उसके बाद जो तस्वीर देखी गई है उसमें खुद झगड़ा साहब ने मास्क नहीं पहना हुआ है, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग मदऊ हैं लेकिन मास्क नहीं दिखाई दे रहा। डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, नहीं होना चाहिए था। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि होना नहीं चाहिए था और किसी सूरत में इसको डिफेंड भी किया नहीं जा सकता है। अच्छा, मुझे बताइए शौकत यूसुफजई साहब, आपको लगता है कि अगर वहां पर इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है तो इसकी बुनियादी वजह SOPs की खिलाफ वर्जी है, और अगर ऐसे केसेस रिपोर्ट होंगे तो क्या आम आदमी SOPs को फॉलो करेगा और SOPs की अमल दरामदारी कराने में इस वक्त हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना है? देखिए, SOPs को अमल दरामद कराने में हमने इतनी सख्ती नहीं की थी अभी तक, लेकिन इसके बाद जो मर्दान के वाक़े के बाद तो बहुत ज्यादा सख्ती की है। यहाँ तक कि फोर्सेस जो है वो भी अब गश्त करते हैं, बाजारों में जाते हैं इसी तरह। लेकिन एट ए टाइम सबको मास्क पहनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये इस तरह की एक्टिविटीज हो जहाँ पे लोगों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार, एक दिन में 1300 बंदे गिरफ्तार हुए, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये खुद लोगों को सोचना चाहिए कि ये कोई हुकूमत का इसमें अपने कोई जाती फायदा नहीं है, ये उनकी जान का मसला है, उनकी जिंदगी का मसला है, उनके बच्चों की जिंदगी का मसला है। खुदा के लिए इसको सोचे, क्योंकि हमारा सूबाई वजीर हबीबुर रहमान साहब परसों मुंह फोत हुए, बहुत सीनियर डॉक्टर थे जान, जो फेमस थे कि बेनजीर भुट्टो साहबा के दांत उन्होंने लगाए थे, वो फोत हो गया इस कोरोना की वजह से। हमारे मेडिकल कॉलेज जो है डेंटिस्ट का, उसका प्रिंसिपल फोत हो गया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स कब बंद हो गए। बड़ा मामला, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी मुशाहिदुल्लाह खान के बाद अब जावेद लतीफ भी रियासत मुखालिफ बयानात देने के इल्जामात की जद में है। गद्दारी के इल्जामात का सामना दीगर लीगी रहनुमाओं को भी करना पड़ा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दर्जन भर लीगी रहनुमा ऐसे इल्जामात सह चुके हैं। टीवी इंटरव्यू के दौरान जावेद लतीफ का मुतनाज़ बयान उनकी गिरफ्तारी का बाइस बना है। इस टीवी इंटरव्यू के बाद लीगी रहनुमा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने अबूरी जमानत कराई और आज उन्हें अबूरी जमानत के खत्म होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। जावेद लतीफ पर रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने और गद्दारी समेत साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। लीगी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा मार्च में लाहौर के शहरी जमील सलीम की मुद्दत में पुलिस थाना टाउनशिप में दर्ज किया गया था। FIR के मुताबिक जावेद लतीफ ने हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की। मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की मुतादिद दफात शामिल हैं। लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट की है और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि रियासत का काम अपने लोगों के हुकूक की हिफाजत करना है, ना कि उनकी हुब्बुल वतनी पर शक करना और उन पर जाली मुकदमात बनाना। जावेद लतीफ उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितना हर पाकिस्तानी है, यही उनका कसूर है। आईनो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखना और इसके खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाना हुब्बुल वतनी नहीं तो और क्या है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या एक मेंबर कौमी असम्बली को गद्दार करार दिया जा सकता है? क्या महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसी भी फर्द की किरदार कुशी पर कोई वजाहत दी जा सकती है? किसी भी शहरी की हुब्बुल वतनी को महज ज़ुबानी जमा खर्च पर निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अपना हक छीन कर लेना चाहिए। वारकैफ जहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर कोई हर्फ आता है वहाँ पर ज़रूर आवाज़ उठेगी और पाकिस्तान से मुताल्लिक जो है वो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान जो नारा मुशर्रफ दौर में लगाया था, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनी और रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।